तो फाइन दोस्तों, आप सभी को जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, जिस वीडियो को आप सभी को बहुत से कमेंट आ रहे थे, जिस वीडियो को आप सभी चाहते थे, वो फाइनल वीडियो आ चुकी है। जस्ट तो फाइनली कक्षा 12वीं का जो पशुपालन का आपका जो अर्धवार्षिक का आज जो पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के जो कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आज तक बने रहेगा। जहाँ तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं का जो पशुपालन का जो पेपर है, उसमें आपको 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। साथ ही आप सभी को मैंने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करने को कहा था, जो हमारा सेकंड चैनल है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी। वहाँ पर आपको आपके पेपर से 2 घंटे पहले सभी पेपर, जैसे पशुपालन हो गया, कृषि विज्ञान हो गया, फसल उत्पादन, जितने भी आपके पेपर हो गए, उनसे पहले 2 घंटे पहले आपको एक ऐसी वीडियो दी जाएगी जो आप सभी के लिए रामबाण साबित होगी। तो अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि आपको प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के कौन से क्वेश्चन रटना है। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप उसे नोट कीजिएगा। आपका जो अध्याय 1 है, फर्स्ट चैप्टर है आहार एवं पोषण, उसमें से आपको यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नोट करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन क्या, आदर्श राशन क्या, इसके प्रमुख गुण लिखिए। आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। तो आदर्श राशन क्या होता है? आहार अथवा दाने का वह सम्मिश्रण जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में प्रतिदिन दिया जाता है, आदर्श राशन कहलाता है। इसके जो गुण है वो निम्नलिखित है, जैसा कि पहला गुण है पाचनशीलता, दूसरा भारी तथा पर्याप्त परिमाण, और तीसरा संतुलित भोजन, और चौथा विभिन्नता। इसका यहाँ पर कंप्लीट वर्णन करके बताया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। अभी अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। आपको अगर चैप्टर वाइज वीडियो देखी होगी तो मैं आप सभी को ये वाला चैप्टर समझा चुका हूँ। अब इस चैप्टर में कौन से अर्धवार्षिक पेपर के लिए जो क्वेश्चन पढ़ना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। आप उसे नोट करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अध्याय 1 आहार एवं पोषण पार्ट 1, उसमें जो पहला क्वेश्चन पढ़ना है, आदर्श राशन क्या, इसके प्रमुख गुण लिखिए। तो यहाँ पर पढ़कर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आप इसे स्वयं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, पशु आहार के लिए आवश्यक तत्वों के अवयव के नाम लिखिए, या पशु आहार के लिए आवश्यक तत्व लिखिए या अवयव लिखिए, एक ही बात है। तो पशु आहार के लिए जो निम्न आवश्यक तत्व कौन से, पहला है पशु आहार। आहार मतलब भोजन ही होता है, ठीक है, पशु के भोजन के लिए, ठीक है। तो आहार का क्या है? पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ये आपको तैयार करना है। इनके कार्य भी, जैसे कि पशु आहार में प्रोटीन के क्या कार्य है ये आपको तैयार करना है, वसा के क्या कार्य है, विटामिन के क्या कार्य है, खनिज लवण के क्या कार्य है, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या कार्य है, तो ये सभी आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है संतुलित राशन। तो जो आदर्श राशन है और संतुलित राशन है वह एक ही बात है, ठीक है। संतुलित राशन और आहार राशन एक ही बात है, दोनों एक मतलब सम्मानीय है। तो वह राशन जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को, समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके स्वस्थ रखने के लिए सभी पोषक तत्वों को उचित अनुपात एवं ठीक मात्रा में उपलब्ध कराता है, संतुलित राशन कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है 2 नंबर में। उसके बाद आपको यहाँ पर निर्वाह राशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या, पशुओं को उनकी दैनिक क्रियाओं के संपादन एवं सामान्य शारीरिक टूट फूट को दुरुस्त रखने के लिए जो आहार प्रतिदिन दिया जाता है वो निर्वाह राशन कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन है, क्या है 5वां क्वेश्चन क्या है, डेयरी पशुओं को आहार देने के कोई, आपको यहाँ पर 5 सिद्धांत याद रखना है। कितने सिद्धांत याद रखना है? 5। तो यहाँ पर आपको 6-7 सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, उसमें से आपको यहाँ पर 5 सिद्धांत याद रखना है, ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पशु शरीर में भोजन के प्रमुख 3 कार्य लिखिए। तो पशु शरीर में भोजन के 3 प्रमुख कार्य क्या है? इससे मतलब भोजन शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे पशु शरीर में विभिन्न कार्य होते हैं, और भोजन में पशु का शरीर का विकास होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या पूछा है? पशु शरीर में भोजन के, अब भोजन के क्या ही कार्य, हम भोजन क्यों कहते हैं, मतलब भोजन क्यों करते हैं? तो हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके, उससे ऊर्जा मिले, उसके लिए, शरीर का विकास हो उसके लिए, बस पशु में भी वही बात है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना, पशु के शरीर में विटामिन के कोई 3 कार्य लिखिए, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया था। आप इसे नोट करना चाहते हो तो फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 है वर्धक राशन क्या, इसके 2 कार्य लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में आपको यहाँ पर देखने को ये क्वेश्चन मिल सकता है, इसे जरूर तैयार कीजिएगा। क्या है?
पशु को निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाने वाला, जैसे कि मैंने आपको पहले निर्वाह राशन बताया था, अब जो पशु को निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार जो उसकी वृद्धि, उत्पादन क्षमता अथवा उसके द्वारा निष्पादित शारीरिक कार्यों को ध्यान में रखकर दिया जाता है, वर्धक राशन कहलाता है। वर्धक राशन के जो रूप में मुख्यतः दाने दिए जाते हैं। इसके कार्य निम्नलिखित है। गाय, भैंस तथा अथवा बकरी में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना तथा इसके नियत रखना वर्धक राशन पर निर्भर करता है। दूसरा, वर्धक राशन पशु उत्पादों जैसे अंडे, मांस, ऊन आदि का उत्पादन बढ़ाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। वर्धक राशन क्या है? जो निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर संतुलित आहार की परिभाषा बता चुका हूँ। वसा में घुलनशील किन्हीं 4 विटामिन के नाम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वसा में घुलनशील किन्हीं विटामिन के 4 नाम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। आदर्श राशन की परिभाषा बता चुका हूँ। उसके बाद वसा में घुलनशील किन्हीं 4 विटामिन के नाम, एक ही बात है, डबल डबल रिपीट हो गया है। ठीक है। आहार में प्रोटीन के 3 कार्य क्या है? आहार में प्रोटीन के 3 कार्य आपको याद करना है। शरीर में प्रोटीन के तो 3 कार्य आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला है, पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन द्वारा पशु के शरीर का मांस बनता है। एक युवा पशु के शरीर का लगभग 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। दूसरा, प्रोटीन पशु आहार का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। तीसरा, प्रोटीन दुग्ध, मांस एवं अंडा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। उसके बाद मोटा चारा किसे कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन देख लेना है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है आहार एवं पोषण पार्ट 2, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, साइलेज किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइलेज बनाने वाली 4 फसलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर साइलेज किसे कहते हैं, आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसे तैयार जरूर कीजिएगा। साइलेज वो कटा हुआ एवं गड्ढों में दबाया हुआ चारा है जिसे रसीलापन और हरापन बना रहता है। इसमें हरे चारे के सभी गुण विद्यमान रहते हैं तथा किसी भी प्रकार की सड़न एवं दुर्गंध नहीं होती है। हरे चारे की कमी होने पर इसका उपयोग हरे चारे के स्थान पर किया जा सकता है। ठीक है। तो साइलेज की यहाँ पर परिभाषा आपको मैंने समझा दिया है और साइलेज बनाने वाली 4 फसलों के नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि क्या क्या है, लोबिया, लोरसेन, जो एवं जई उपयुक्त होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मक्का एवं ज्वार भी होती है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 2 क्या है, साइलेज के 3 गुण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या है, साइलेज का प्रमुख गुण निम्न प्रकार है। साइलेज का जो पीएच मान होता है 3.5 से 4.2 के बीच होता है। दूसरा, भीनी भीनी सुहानी गंध हो तथा स्वाद थोड़ा अम्लीय होना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या, फुफुंदी तथा चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये साइलेज का गुण है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 3 क्या, साइलेज के लाभ लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्या है, साइलेज चारा संरक्षण एवं भंडारण का उत्तम तरीका है जिससे हमेशा चारा उपलब्ध रखा जा सकता है। दूसरा, साइलेज बनाकर फसल के सभी पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। ओके। तीसरा क्या है, सूखे चारे की तरह साइलेज में आग पकड़ने की संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर 5 गुण दिए गए, 5 लाभ दिए गए, तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 4 क्या, साइलेज, जैसे साइलेज के लाभ है उसी प्रकार साइलेज की कुछ हानियां भी है। तो साइलेज से होने वाली हानियां यहाँ पर निम्नलिखित है। साइलेज बनाने के लिए तकनीकी विज्ञान की आवश्यकता होती है। साइलेज बनाने में औषधि रखने से दुर्गंध पैदा होती है। और तीसरा, विटामिन 70 की कमी रहती है। और थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा अब इसे मिटा लीजिए। ठीक है, इसे मिटा लीजिए। चौथा देखिए, पानी की अधिकतम के कारण हेक से भारी रहती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 5 क्या है, आपको पूछा जाता है बनाते समय पोषक तत्वों की हानि के विभिन्न कारणों को समझाए। तो यहाँ पर आप सभी को वर्णन करके समझाया गया, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर उत्तम हे का महत्व लिखिए। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो उत्तम हे का महत्व क्या है, यहाँ पर आपको 3 महत्व दिए गए, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद सॉइलिंग किसे कहते हैं, इसके कोई 3 लाभ लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि सॉइलिंग का महत्व, यहाँ पर सॉइलिंग की परिभाषा बताई गई है। उसके महत्व की बात करें तो पशुओं को ताजा और पौष्टिक चारा प्राप्त होता है। चारे का उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक होता है। खेत की फेसिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर इसका वर्णन करके बताया गया है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 क्या है, भारत में साइलेज के कम चालन के 3 कारण लिखिए। तो यहाँ पर कारण बताया गया है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 9 क्या, हे बनाने वाले आने वाली किन 3 बाधाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बताए गए, आप नोट कर लीजिए फटाफट। मैं आपको केवल यहाँ पर एक बार क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पर तैयारी अभी आपको ही करना है। अभी अपने पास ज़्यादा समय नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कि आपको ऐसे याद करना वैसे याद करना, नहीं। आप प्रश्न देखो, मैं फटाफट प्रश्न बताऊंगा, आपको पढ़ना है। आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हो, आपको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मेरे को तो आपको फटाफट बताना पड़ेगा ना। ठीक है। आप वीडियो रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। इसका PDF के बारे में जानकारी दूंगा, अब आगे बने रहेगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या, पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण,
इसका यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन देखना है, पशुओं को दवा देने की 3 विधियों के नाम लिखिए। तो पशुओं को दवा देने की मुख्य विधियाँ निम्न है, जैसे कि मुंह द्वारा, नाक के द्वारा, बाह्य विधि द्वारा और चाहे सुई द्वारा। तो इनमें से कोई जो भी आपको 3 विधि अच्छी लगे वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, निम्नलिखित के उपयोग लिखिए। तो जैसे कि डोकिन मशीन के आपको याद करना है उपयोग, तो डोकिन मशीन का जो उपयोग है पशुओं की पूंछ काटने में होता है, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा डोकिन मशीन अगर आपने देखा होगा तो इसका उपयोग पशु की पूंछ काटने में होता है। प्रोब का उपयोग जो है घाव की गहराई मापने तथा उनके अंदर दवा पहुंचाने का काम आता है। स्पूचुला यह मरहम बनाते समय मरहम पट्टिका पर दवा घोटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और चौथा है थन साइपन या टीट साइपन, जिसे थनैला रोग से ग्रसित पशु के थन से दूध तथा मवाद निकालने के काम आता है। और थर्मामीटर, इसका उपयोग पशु का शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इनके भी उपयोग करना है। योनि विच्छन स्पेकुलम योनि परीक्षण या वीर्य सिंचन के काम आता है। ट्रोकोन एवं केनुला, पशुओं के पेट फूलने पर उससे हवा निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। कैथेटर, पशुओं के पेशाब बंद होने से उनसे निकलने के लिए काम होता है। सिचुला, यह लेपेदार दवा को मिलाकर मलहम बनाने के काम आता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या, पशु चिकित्सा में गंधक के कोई 2 उपयोग लिखे। तो इसके 2 उपयोग है, पहला है पशु की खुजली दूर करने के लिए और दूसरा दांत एवं चर्म रोगों को मरहम में बनाने में, ठीक है। क्या है, दांत एवं चर्म रोगों के मरहम बनाने में, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, नीला थोथा के 2 कार्य। तो इसके पशु पेट के कीड़े मारने के लिए जाता है और फुट बात के लिए किया जाता है, ठीक है, नोट करो। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या, अलसी एवं अरंडी तेल के एक एक उपयोग लिखे। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए फटाफट इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या है, पशु शरीर के अंदर दवा प्रविष्ट करने की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। मैंने आपको बता दिया है, पहले ही बता दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पशुओं को दवा देने की किन्हीं 2 बाह्य विधियों के नाम। तो आप देख सकते हैं पशु को दे देने की बाह्य 2 विधियां पोल्टिस एवं पाउडर के रूप में, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 9 क्या है, बर्डिजो केस्टर का क्या कार्य, शीर्षक का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर बर्डिजो केस्टर का वर्णन किया गया है, आप और बर्डिजो केस्टर और शीर्षक का वर्णन किया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 क्या, पशु चिकित्सा में फिटकरी के 4 उपयोग लिखे। तो यहाँ पर पशु चिकित्सा में फिटकरी के उपयोग बताए गए, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, पशु चिकित्सा में उपयोग आने वाले किन्हीं 4 यंत्रों के नाम। तो यहाँ पर जैसे खुरेरा यंत्र, प्रोब, फॉर्सेप्स, कैंची, बर्डिजो केस्टर, इसका यहाँ पर वर्णन करके बताया गया है, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित को समझाइए। तो यहाँ पर जौहरहारी, पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, वमनकारी और कप निसारक को समझाया गया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपकी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद चौथा चैप्टर है पशुओं के सामान्य रोग पार्ट 1। इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ पशु के प्रमुख लक्षण। तो यहाँ पर आप इसे स्वस्थ पशु के लक्षण याद कर लीजिएगा। अगर आप स्वस्थ पशु के लक्षण याद करते हो तो आपको बीमार पशु के लक्षण भी अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें स्वस्थ पशु का प्रमुख लक्षण क्या है, तो पहला लक्षण है पशु सामान्य रूप से जुगाली करता है। अगर बीमार होगा तो सामान्य रूप से जुगाली नहीं करेगा। तो अगर आपको स्वस्थ पशु और बीमार पशु में अंतर पूछे या इनके लक्षण पूछे, तो अगर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके 3 निशाने लगने वाले, एक तीर से 3 निशाने, आपने सुना होगा एक तीर से 2 निशाने, लेकिन यहाँ पर एक तीर से 3 निशाने। पहला, स्वस्थ पशु के लक्षण याद करोगे तो बीमार पशु के लक्षण अपने आप याद हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, स्वस्थ और आप बीमार पशु में अंतर भी लिख सकते हो। पशु का तापक्रम और श्वसन दर सामान्य रहता है, बीमार पशु में नहीं रहेगा। पशु की नाड़ी गति सामान्य होती है, बीमार पशु में नहीं रहेगी। पशु चंचल और प्रसन्न दिखाई देगा, बीमार पशु नहीं दिखाई देगा। मतलब चंचल और प्रसन्न नहीं दिखाई देगा। पशु के मल मूत्र में दुर्गंध नहीं आती है, बीमार पशुओं में आएगी। पशु का उत्पादन सामान्य रहता है, बीमार पशु में नहीं रहेगा। पशु झुंड के साथ रहकर भरपूर भोजन करता है, बीमार पशु नहीं करेगा। अब देखो मैं आपको बीमार पशु के लक्षण बताता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा क्या है, बीमार पशु जुगाली करना बंद कर देता है। जैसे कि जो स्वस्थ पशु रहता है, बीमार पशु मतलब स्वस्थ पशु सामान्य रूप से जुगाली करता है। उसकी नाड़ी गति और श्वसन दर सामान्य नहीं रहती है। उसका तापक्रम सामान्य से बढ़ या घट जाता है। चौथा, रोगी पशु सुस्त पड़ जाता है, कान लटक जाते हैं। पांचवा, पशु के मल मूत्र से दुर्गंध आने लगती है। तो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कोई 3 कारण, अगर मतलब पशु बीमार क्यों होता है तो उसके यहाँ पर कारण बताए गए हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पशुओं में संक्रामक तथा छूत के रोगों के फैलने की रोकथाम और बचाव के 4 उपाय लिखे। तो यहाँ पर आपको मैं 7 उपाय बता रहा हूँ, उसमें से 4 अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या है, पशु प्लेग रोग का कारक, लक्षण तथा उपचार लिखिए। तो पशु प्लेग रोग का जो कारक है क्या है, अल्ट्रा विजिबल वायरस है और इसके लक्षण और उपचार यहाँ पर बताए गए। आप जरूर 2 लक्षण और 2 उपचार याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रश्न 6 क्या है, खुरपुका मुंहपुका रोग की पहचान के 4 मुख्य लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर खुरपुका मुंहपुका रोग के मुख्य लक्षण यहाँ पर 5 दे रहा हूँ, उसमें से 4 तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो 5वां चैप्टर है पशुओं के सामान्य रोग पार्ट 2, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन देखना है, पशुओं में विष जोर रोग के लक्षण एवं उसकी रोकथाम विधियों का वर्णन कीजिए। या यूं कहे कि पशु के एंथ्रेक्स रोग के लक्षण, रोग कारक एवं रोकथाम के उपाय पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर डाला गया, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थैलेरा रोग के आपको कारक, लक्षण, जांच की विधियां एवं उपचार देखना है, तो आप इसे क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 3 क्या, पशुओं में किन्हीं 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला क्या है, गोल घोटू, ये किससे होता है, इसका रोग कारक क्या है, पास्चुरेला बोवी सेप्टिका, ठीक है। दूसरा विष जोवर, बेसिलिस एंथ्रिस। तीसरा थैलेरा रोग, स्टेफाइलो कोकाई। और चौथा लंगड़ी रोग, क्लोस्ट्रीडियम सेवई, ठीक है, नोट करो। उसके बाद प्रश्न 4 क्या है, गोल घोटू रोग के कारक, लक्षण तथा उपचार यहाँ पर आपको बताया गया, नोट कर सकते हो, ठीक। क्वेश्चन है पशु की जांच या महत्व के उद्देश्य लिखिए। तो पशु की जांच के जो महत्व जो निम्नलिखित है, जैसे कि पहला क्या, स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है। और दूसरा पशु के संभावित उत्पादन की जानकारी में सहायक। तीसरा पशु आहार नियत करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर 6 बता रहा हूँ, उसमें से 4 अगर आप तैयार करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि उत्पादन के अनुसार राशन की व्यवस्था करने में उपयोगी होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उत्तम पशु के चयनकर्ता के 6 आवश्यक गुण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको केवल 4 गुण याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या, निर्णायक को पशु की नस्ल के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, निर्णायक में अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। तीसरा, निर्णायक अनुभवी होना चाहिए। और चौथा, पशु के वांछनीय तथा अवांछनीय गुणों की परख की योग्यता होनी चाहिए। निर्णायक को कार्य में रुचि होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या, उत्तम दुधारू गाय या भैंस के प्रमुख लक्षण लिखिए। या उत्तम गाय के कोई 12 लक्षण लिखिए। तो आपको ये, अगर आपको उत्तम दुधारू गाय या भैंस के लक्षण पूछे तो आप ये लक्षण लिख सकते हो। यहाँ पर 10 लक्षण दिए गए, जिसमें से आपको कितने 5 लक्षण याद करना है। तो दूध और देने वाली गाय और भैंस के उत्तम लक्षण निम्नलिखित है, जिसमें आपको यहाँ पर 12 लक्षण दिए गए, उसमें जो भी आपको 5 अच्छे लगे वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर मैं आपको क्या है ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन से याद करना है। आपको जो अच्छा लगे, 12 में से जो 5 अच्छे लगे वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 4 क्या, गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण लिखिए। या यूं पूछे कि गाभिन भैंस के प्रमुख 5 लक्षण बताइए। तो यहाँ पर आपको 6 लक्षण दे रहा हूँ, उसमें से आपको जो 5 अच्छे लगे वो तैयार कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, ऋतुमय गाय या भैंस के प्रमुख लक्षण लिखिए। अब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कि पता है मुझे कि आपको गाय या भैंस की जो अगर ऋतुमय गाय है तो उनके लक्षण सेम ही होते हैं, चाहे भले वो गाय हो या भैंस। तो ये क्वेश्चन में आपको अलग अलग भी बता सकता था, लेकिन आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, आप एक क्वेश्चन के एक तीर से 2 निशाने मार सके, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 6 क्या, स्कोर कार्ड की कोई 3 उपयोगिता बताइए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्कोर कार्ड होता क्या है, यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि स्कोर कार्ड क्या होता है। उसके बाद ये जो 3 उपयोगिता भी यहाँ पर मैंने बताई उसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 7 क्या, पशु की जांच करने की विधियाँ बताइए। तो पशु की जांच करने की जो निम्नलिखित विधियाँ ये है, जैसे कि वंशावली जांच विधि, समूह जांच विधि, संताति जांच विधि, गुणांकन जांच विधि और पारिवारिक जांच विधि। इसमें से 3 विधि को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इनका वर्णन भी याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास गाइड होगा तो उसमें बताया गया है, आपके पास बुक होगी तो उसमें बताया होगा, अब वहां से देखकर याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अध्याय 7 मछली पालन एवं प्रबंध। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, रोहू मछली, मछली की नस्ल होती है। रोहू मछली की 2 विशेषता आपको बताना है। रोहू मछली की 2 विशेषता आपको यहाँ तैयार करके जाना है, क्योंकि ये आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो ये कतला के बाद दूसरी सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाली मछली है। तो जो कतला भी एक मछली की नस्ल है। तो जो कतला नस्ल की जो मछली होती है वो पहली मछली है। ये दूसरे नंबर पर आती है जो सबसे तेज गति से वृद्धि करती है। और इसका शरीर लंबा, किसका, रोहू मछली का जो शरीर होता है लंबा तथा पिछले सतह पर नीले या भूरे धूसर रंग का होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि अभी बताया था, कतला मछली की आपको यहाँ पर विशेषता बताना है। तो कतला मछली की विशेषता यह तीव्र गति से वृद्धि करती है, इनका शरीर बड़े बड़े सल्कों से ढका रहता है। तो यहाँ पर 4 बता रहा हूँ, उसमें जो 2 अच्छे लगे वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या, मछलियों के 2 रोगों के नाम लिखिए। तो मछलियों के जो 2 प्रमुख रोग है, मत्स्य क्षय रोग और विषाणु रक्त स्त्राव विषाक्तता, ठीक है, नोट कर लीजिए।
उसके बाद प्रश्न 4 क्या है, मछली पालन व्यवसाय की प्रमुख समस्या बताइए। तो यहाँ पर मछली पालन की जो प्रमुख समस्या यहाँ पर बताई गई, आप नोट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 5, मछली पालन के लाभ लिखिए। तो मछली पालन के यहाँ पर लाभ बताए गए, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मछली पालन के लाभ जैसे कि उत्तम भोज्य पदार्थ की प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति, औद्योगिक उत्पाद बनाने में जैसे खाद, मत्स्य तेल या कोड लिवर ऑयल, गेंद आदि। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है, उसके बाद छठवां प्रश्न क्या है, मछली के परिपूरक आहार के प्रकार लिखिए। तो 2 प्रकार है, वनस्पति मूल के आहार और जंतु मूल के आहार। तो इनका वर्णन भी किया गया, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 7 क्या है, भारतीय मछली की 4 प्रजातियों के नाम और एवं भोजन की प्रकृति लिखिए। तो भारतीय मछली की प्रजातियां, उसके आहार की प्रकृति निम्नलिखित है, जैसे कि मछली की प्रजाति कतला, रोहू, मांगूर, सिंधी, महासीर, ये सभी मछली की नस्ल है। अगर हम बात करें कतला की बात करते हैं, शाकाहारी, पादक, पल्लवक, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न अध्याय 8 है सुकुर पालन। इसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, सुकुर पालन के 2 लाभ या यूं है कि सुकुर पालन की कोई 2 उपयोगिता, तो यहाँ पर बताई गई, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सुकुर मतलब सुअरों में पाई जाने वाली प्रमुख बीमारियों के नाम बताइए। तो पहली क्या है, सुकुर ज्वर, इन्फ्लुएंजा, एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस एवं टीनियासिस। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्न 3 क्या है, सुकुर की कोई 2 विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया फ्रस सफेद, यॉर्कशायर और लैंड रेस। ठीक है, नोट किया जाए। उसके बाद प्रश्न 4 क्या है, बेकन या नमकीन मांस के लिए प्रसिद्ध सुकुर की 2 नस्लों के नाम। तो यहाँ पर बताया गया है, पहला क्या है, आप देख सकते हो, लैंड रेस एवं टेमवार्थ। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 5 है, चर्बी वाले सुअरों की कोई 4 नस्लों के नाम लिखिए। तो चर्बी वाले सुअरों की 4 नस्लें मेंगालिका, पोर्ट बिलीड पिग, गिनी होग एवं ब्लैक वर्कशायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 6 क्या है, सुकुर की 2 विषाणुजनित एवं 2 जीवाणुजनित रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर इनके नाम लिखे गए, आप इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 7 है, सुअर की खाद की कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न 9 क्या है, बकरी पालन। तो दूध की रानी बकरी का नाम तथा इसके शरीर का रोग लिखिए। तो सानेन नस्ल की जो बकरी होती है उसे दूध की रानी कहा जाता है। आप सभी को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है। तो सानेन नस्ल की जो बकरी होती है, सानेन नस्ल की बकरी को दूध की रानी कहते हैं। इसके शरीर का रंग सफेद तथा क्रीम रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद शहरी बकरी का नाम तथा कोई एक विशेषता मतलब एक विशेष गुण लिखिए। तो शहरी बकरी का नाम बर्बरी है। किस बकरी को शहरी बकरी कहा जाता है, तो शहरी बकरी को जो नाम है बर्बरी है। इसकी मुख्य विशेषता है छोटे व खड़े कान, सफेद रंग तथा उस पर कत्थई रंग के धब्बे एवं त्रिकोणात्मक शरीर। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 3 क्या है, बकरियों की कोई 4 विदेशी नस्लों के नाम। तो अभी मैंने बताया सानेन, दूध की रानी, उसके बाद अभी मैंने कौन सा बताया, एक और कौन सा, लेकिन विदेशी की बात करते हो, सानेन, और पहला क्या अंगोरा, तीसरा एल्पाइन और नुबियन। ठीक है, प्रश्न 4 क्या, दुधारू नस्ल की बकरी किन्हीं 4 नस्लों के नाम। जुमनापरी, बीटल, मारवाड़ी, मोहसना, बर्बरी। अभी बताओ, अभी मैंने बर्बरी का क्या गुण बताया कि बर्बरी किस बकरी को कहा जाता है, तो शहरी बकरी। ठीक है, उसके बाद नर पशुओं के बधियाकरण के कोई 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया, आपसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, जमुनापारी और बर्बरी बकरी में कोई 2 अंतर आपको याद करना है। तो यहाँ पर जमुनापुरी और बर्बरी बकरी में अंतर बताया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 7 है, सानेन की प्रमुख विशेषता है, जो दूध की रानी सानेन बकरी है उसके यहाँ पर आपको विशेषता बताना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये याद रखिएगा कि जो सानेन बकरी मूल रूप से स्विट्जरलैंड में होती है। ठीक है, और ये संसार में दूध की रानी के नाम से जानी जाती है। तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कश्मीरी बकरी पश्मीना की विशेषता लिखिए। तो इसका नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अध्याय 10 भेड़ पालन। इसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, बीकानेरी भेड़ का मूल स्थान तथा कोई एक विशेषता आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 2 है, हिसार ढेर भेड़ की कोई 2 पहचान बताना है। तो यहाँ पर बताया गया है, आपसे नोट कर लीजिए। प्रश्न 3, मध्य प्रदेश में पाली जाने वाली भेड़ की 4 नस्लों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर मारवाड़ी, चोकला, नाली तथा मालपुरा, आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद प्रश्न 4 है, भेड़ की कारपेट ग्रेट नस्लों के कोई 3 नाम लिखिए। तो यहाँ पर नाम दिए गए, आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न 5 है, मांस हेतु पाले जाने वाली भेड़ की 2 नस्लों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बताए गए, आपसे नोट कर लीजिए। प्रश्न 6, भेड़ों को 2 दुकाजी नस्लों के नाम। तो हिसार, डेल, कच्छी, कोलोवी आदि। ठीक है, बीकानेरी या राजस्थान में पाई जाने वाली किन्हीं 2 भेड़ों के नाम लिखिए। बीकानेरी भेड़ को प्रमुख जातियां कौन सी तथा इनमें किस रंग की ऊन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बताया गया, आपसे नोट कर लीजिए। प्रश्न 8 है, भेड़ों को किन्हीं 4 विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है। उसके बाद प्रश्न 9 है, मेरिनो एवं लेसेटर नस्ल की भेड़ों की एक उपयोगिता। ये फटाफट एक बार पढ़ लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। अगर आप वीडियो को 2 या 3 बार देख लेते हो, अगर वीडियो को आप 3 बार भी देख लेते हो, तो ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न अध्याय 11 डेयरी उत्पाद पार्ट 1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्रीम की परिभाषा आपको याद रखना है। प्रश्न 2, क्रीम का औसत संगठन आपको याद रखना है। प्रश्न 3, मक्खन बनाते समय आवश्यक कोई 2 बातें। तो यहाँ पर 3 बता रहा हूँ, उसमें से जो 2 अच्छी लगे वो याद कर लीजिएगा। प्रश्न 4 है, घी में वसा तथा नमी प्रतिशत लिखिए। तो यहाँ से नोट कर लीजिए।
अध्याय 5 सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 5 मक्खन का संगठन लिखिए। प्रश्न 6 घी बनाते समय ध्यान रखने वाली योग्य कोई 3 बातें आपको यहाँ पर याद करना है। उसके बाद प्रश्न 7 है मक्खन की उपयोगिता 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 8 मक्खन में ओवररन क्या है, तो मक्खन बनाने के लिए प्रयोग में लाई गई वसा की मात्रा तथा मक्खन की पैदावार की मात्रा में अंतर मक्खन का ओवररन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अध्याय 12 डेयरी उत्पाद पार्ट 2, इसमें जो पहला क्वेश्चन दही का संगठन एवं इसकी कोई 2 उपयोगिता याद करना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसकी जो उपयोगिता यहाँ पर बताई गई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चटरपनी का संगठन आपको याद रखना है। रबड़ी का औसत संगठन याद रखना है, पिछले साल पूछा गया था। जामुन किसे कहते हैं, अच्छे जामुन की कोई 2 विशेषता लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 खोआ का संगठन लिखिए। उसके बाद अध्याय 13 हिमकृत डेयरी उत्पाद आइसक्रीम का आवरण से क्या तात्पर्य है। आवरण या आइसक्रीम मिश्रण के साथ मिली हवा की मात्रा का आयतन है। आइसक्रीम का आवरण निकालना है तो आइसक्रीम का आयतन उसमें से मिश्रण का आयतन घटा दीजिए और उसे मिश्रण का आयतन से भाग दीजिए और उसमें 100 का गुना कर देंगे तो आइसक्रीम का आवरण मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइसक्रीम का औसत संगठन यहाँ पर आइसक्रीम का जैसे कि आइसक्रीम में वसा, लस्सी ठोस, चीनी, स्थायी कारक ठोस, नमक, वसा 10 से 12%, 11 लस्सी ठोस, चीनी 15%, स्थायी 0.5 ठोस 0.5, नमक 0.01। ठीक है। आइसक्रीम की खाद्य की महत्ता, तो यहाँ पर जो आइसक्रीम की खाद्य महत्व है वो यहाँ पर बताए गए, नोट कर लीजिए। प्रश्न 4 क्या है, कुल्फी तैयार करने की विधि का प्रावी आरेख चार्ट बनाए, तो इसे नोट कर लीजिए। इसका यहाँ पर चित्र बताया गया है, आप सभी को इनकी जैसे कि यहाँ पर ये इनमें तीर लगा लेना है, सबके बाद यहाँ पर तीर लगा लीजिएगा। ठीक है, सभी में तीर लगा लीजिएगा, यहाँ पर तीर लगाया नहीं गया तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसमें सभी को तीर लगाना है। ये आपकी बुक में दिया होगा, आप वहाँ से देख तैयार कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आइसक्रीम तथा कुल्फी में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसक्रीम तथा कुल्फी में अंतर आपको याद करके जाना ही जाना है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 6 कुल्फी का औसत रासायनिक संगठन आपको बताना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन जो अध्याय 14 है संगठित डेयरी उत्पाद, उसमें जो पहला क्वेश्चन है फुहार शुष्कन विधि के कोई 3 लक्षण, या यूं कहे कि दुग्ध चूर्ण बनाने के लिए फुहार शुष्कन विधि को समझाए, तो यहाँ पर समझाया गया है, आप इसे नोट कर सकते हो। प्रश्न 2 है संगठित दूध की परिभाषा तथा तैयार करने की विधि बताए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 3 क्या है, दुग्ध चूर्ण बनाने के कोई 3 उद्देश्य लिखे, तो यहाँ पर इनका वर्णन किया गया है, आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद प्रश्न 4 क्या, संगठित दूध के कोई 4 उपयोग लिखे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 5 है दुग्ध चूर्ण किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए, तो दुग्ध चूर्ण की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है, आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न 6 दुग्ध चूर्ण या सेपरेटा दुग्ध चूर्ण का संगठन बताइए, तो नोट कर सकते हो। उसके बाद अध्याय 15 डेयरी उत्पादों का विपणन, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको यहाँ पर ये 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है। दुग्ध का भंडारण या संचालन किसे कहा जाता है, आप नोट कर लीजिए। डेयरी विकास में NABD की भूमिका का उल्लेख कीजिए, जैसे कि NABARD का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय डेयरी निगम के कार्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है, आप नोट कर लीजिए। फिर प्रश्न नंबर 5 है डेयरी विकास से संबंधित किन्हीं 3 राष्ट्रीय स्तर के डेयरी संघों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर निम्नलिखित है। पहला पशु खाद्य निर्माता संघ, अखिल भारतीय डेयरी पशु उत्थान संघ, भारतीय पशु चिकित्सा संघ। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद अध्याय 16 मुर्गी पालन, तो यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है इंक्यूबेटर प्रयोग के लाभ लिखिए, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने के लिए 4 कारकों के उल्लेख कीजिए, तो पहला क्या है तापमान, दूसरा पितृक स्टॉक की आयु, अंडे की गुणवत्ता, वायुकोष की स्थिति और अंडे संग्रह की अवधि। ठीक है, नोट करिए। उसके बाद प्रश्न 3 भारत में मुर्गी पालन के आपको यहाँ पर महत्व बताना है, तो नोट कीजिए, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। मुर्गी पालन की किन्हीं 5 सहकारी संस्थाओं के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद 5वां क्या, प्राकृतिक विधि से मुर्गी द्वारा अंडे सेने के 3 लाभ एवं 2 हानियां याद करनी है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 6 क्या, इंक्यूबेटर से अंडे सेने के लिए आदर्श परिस्थितियां लिखिए, तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ब्रूडर क्या, एक अच्छे ब्रूडर की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद मुर्गी के अंडे की आंतरिक संरचना का नामांकित रेखा के चित्र खींचिए, तो यहाँ पर इसका बताया गया है, ये अंडे की आंतरिक संरचना का यहाँ पर बताया गया, तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद क्या, अध्याय 17 मुर्गी हेतु गृह व्यवस्था, इसमें जो पहला क्वेश्चन है कुक्कुटशाला के 2 प्रकार लिखिए, तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद पिंजरा प्रणाली किसे कहते हैं, आपको ये याद करके जाना है। ठीक है। उसके बाद आदर्श कुक्कुटशाला के गुण बताइए, तो यहाँ पर आदर्श कुक्कुटशाला के गुण बताए गए, नोट कर लीजिए। आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेशेफ क्लास पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ तो इसका जो PDF कंप्लीट PDF है वो टेलीग्राम चैनल रूपेशेफ क्लास पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर DM कर सकते हो। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर बाकी की वीडियो भी मिलती रहेगी। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। मिलते वीडियो में, जय हिंद।